पहले नरेश सर मेरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग। देखिए, ये हमारे परम मित्र हैं। जैसा कि मैं आप सभी से रहें, अपने लक्ष्य के प्रति या किसी के भी प्रति जो भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दीजिए। एक्चुअली मैं बताऊं ना, हमारा ना पहले तय हुआ था कि मंडे को क्लास रखेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा। लेकिन क्या ना, तबीयत खराब हो गई मेरी और आज निकलना था, तो मैंने कहा चलो अब फिर आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो अभी थोड़ा बुखार वगैरह है, लेकिन ठीक है अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों का ग्रेजुएशन हो गया है क्या? चल रहा है अभी ग्रेजुएशन? तो आप लोग सीजीएल टारगेट कर रहे हो, उसके अलावा सीएचएसएल एमटीएस सारे एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ठीक। देखो, कोई भी अपन एग्जाम टारगेट करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज है कि अपन को एक उसकी एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपको पता है कि आप 12th पास कर लोगे तो सीएचएसएल एमटीएस वगैरह दे लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे तो सीजीएल दे लोगे। उसके बाद होता है अपन को कि पेपर की डिमांड क्या है, वो चीज जानना, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपके टीचर है नरेश सर हैं, अजय सर हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीट्स देते होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब आप उस क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पेपर की डिमांड क्या है। जब तक आप पेपर की डिमांड को नहीं समझोगे ना, तो आपको पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप मान लो कोई आउटडेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, पहले के जमाने में था कि आर एस अग्रवाल पढ़ लो, ठीक है, 2-3 बुक्स आती थी स्टैटिक वाली, वो पढ़ के हो जाता था। लेकिन आज के जमाने में क्या है कि जो अलग अलग क्वेश्चंस का पैटर्न बनता जा रहा है, इवॉल्व हो रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एआई के बेसिस पे पेपर बना रहे हैं, तो एआई खुद से पेपर जनरेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखेगा, एक क्वेश्चन बैंक जनरेट करेगा। फिर वो देखेगा कि भाई सीजीएल में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन चाहिए हम लोग को, तो ग्रेजुएशन लेवल के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसका जो भी बेस रहेगा ना, वो रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपकी जो भी तैयारी रहेगी ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो है कि आप उसकी डिमांड को समझ रहे हो और उसके बेसिस पे तैयारी कर रहे हो। अब तैयारी कैसे करनी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में देखना क्या है, ये चीज नहीं आती समझ में। कैसे देखना है प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप देखोगे कैसे, आपने कोई टॉपिक किया, जीएस का किया, ठीक है, एप्टीट्यूड का किया, रीजनिंग का किया, आपने जो भी टॉपिक किया उसका क्वेश्चन पेपर उठाया, प्रीवियस ईयर के 5-6 क्वेश्चन पेपर निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि 2018-19 से अपना पैटर्न चेंज हो गया था, 20-22 से आपने वहां से क्वेश्चन उठाए, आपसे कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। मान लो कोई टॉपिक है जिसपे आपको सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको पता है मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको आपको मिनिमम टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर टाइम वेस्ट कर दो, आपको आ रहा है लेकिन आप मजे के लिए कर रहे हो कि भाई मेरा तो बन रहा है ये बढ़िया। आपको फोकस करना है उन टॉपिक्स पे जो आपसे नहीं बन रहे हैं। मान लो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं सीजीएल में, तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे कि कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे मान लो ग्रीन बॉल ब्लू बॉल, कितने इतने सारे टॉपिक उस टाइप के आ गए आपको, लेकिन पी अल्फा बी उस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, तो आप उठाओगे वही वाले क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे हैं। अपने टीचर से पूछोगे कि भैया ये क्वेश्चन कैसे होगा, तब जाके आपका वो टॉपिक स्ट्रांग होगा। जब तक आप जो आपके वीक टॉपिक है ना उनको स्ट्रांग नहीं करोगे, पेपर में दिक्कत आने वाली है। क्योंकि पेपर का अब लेवल क्या है, टीसीएस तो करा नहीं रहा है पेपर, अब करा रहा है एडुकेटी, ठीक है, इतने बात तो आपको पता होगा। जब एडुकेटी करा रहा है ना, तो पेपर का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। जो पहले जेनरिक क्वेश्चंस आते थे कि हर कोई कर लेता था, 156 कट ऑफ जा रहा है, वो अब नहीं होगा, ठीक है। पेपर का लेवल बढ़ा है तो कट ऑफ जाएगा 130 के आसपास। लेकिन जो नए टॉपिक्स आ गए, स्टेटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जो अलग अलग क्वेश्चन, वो टॉपिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है पेपर की, फिर उसको डिमांड के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको देखना है कि मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, उसको आपको कम टाइम देना है, जो आपका वीक है उसको आप टीचर को पकड़ना है, भाई मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करवाओ आप, ठीक है। फिर तीसरा चीज है आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे आप मॉक टेस्ट से, ये लोग मॉक टेस्ट कराते हैं, कुछ कुछ आप ऑनलाइन देते होगे, ठीक है। दोनों से देखना है कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जो नहीं बन रहा है उनको पकड़ो कि भैया मुझे करवाओ, ये करवा के देंगे, इनकी जिम्मेदारी है ये चीज, ठीक है। इसके बाद जब आपने देख लिया कि भाई डिमांड क्या है, आपने तैयारी कर ली कि ठीक है डिमांड के हिसाब से मैं पेपर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए। वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके आपने इनसे पढ़ लिया या ऑनलाइन देख लिया, जो भी है आपने उनको अपना स्ट्रॉन्ग बना लिया। फिर उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, टेक्स्ट बुक पे हो रहा है, ऑलिव बोर्ड पे हो रहा है, जहां पे भी दे रहे हो आप लोग या सर करा रहे हैं जो भी है,
तो आप वहां पे देखोगे भैया अभी अभी मेरा क्या चीज वीक रह गई है, उस चीज को फिर आप टारगेट करोगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अभी फिर अपन ना एक थोड़ा लिमिटेड ही रखेंगे टाइम को। आप ना अपने क्वेश्चंस पूछो, उससे ना चीजें समझ में ज्यादा आएंगी, आपके जो क्या भी आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन डाउट हो, है। मान के चलिए जीएसटी इंस्पेक्टर में बेसिकली डिपार्टमेंट में होता क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आगे जो भी आप तैयारी करना है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन हाँ, पुटअप अगर करोगे आपको तो जॉब सब के बताएंगे। बेसिस पे कुछ पूछना है कि क्या जॉब है, ठीक है, सीजीएल के अंदर कौन कौन सी जॉब कैसी है, वो भी आप पूछ सकते हो। और अगर पेपर से पूछना है कि भाई टारगेट कैसे करना है, पेपर को क्वालिफाई कैसे करना है, तो वो चीजें भी पूछ सकते हो। इससे क्या ना पूछिए, टाइम बचेगा। पूछिए सुशांत ठीक जी, है। रात का पूछिए। देखो जब तक आप लोग पूछोगे नहीं ना, देखो जब तक क्वेश्चन आप पुटअप नहीं करोगे, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना। मैं आपको बेसिक चीजें शुरुआत से बता सकता हूँ कि भाई एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन है, वो पूरा पैटर्न वो तो आपको पता ही है, सब कुछ सिलेबस क्या है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई पूछोगे, आपके कोई डाउट है दिमाग में, कि तो सर वो आप चीज यहाँ तक अच्छे से कैसे क्लियर हो पहुंचे ये जाओगे। भी बताइए। ठीक है। ये सारी चीजें पूछिए आप लोग। क्या चीज? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है क्वालिफाई करने के लिए? देखो, सबसे एक चीज बेसिक चीज है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट या तो आप अपने सोर्सेज पे करोगे या अपने टीचर पे करोगे। जब आप दोनों चीजों पे ट्रस्ट करोगे ना, तो आप सोर्सेज के पीछे नहीं भागोगे। मान लो आपको अपने टीचर पे विश्वास है कि ये मुझे जो पढ़ा रहे हैं ना, वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो आप जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ोगे अच्छे से। जो ये बता रहे हैं कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, ये सीट करनी है या जीके के लिए पढ़ना है, जब आप उसको 100% विश्वास करके पढ़ोगे ना, तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा कि भाई ये बच्चे और दूसरा चीज पढ़ रहे हैं, मैं ये चीज नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भैया ये जो पढ़ा रहे हैं वो जैसे बता रहे हैं, मुझे वैसे करने पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर आपका दिमाग एक फोकस तरीके से करेगा काम। तो वो चीज सबसे सबसे बेस्ट चीज वही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है सीजीएल के लिए, कि भाई आप फोकस करके एक चीज आइडेंटिफाई कर लो कि मुझे अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है, या मुझे कोई सोर्स पढ़ रहा हूँ, मैं जीके के लिए कुछ पढ़ रहा हूँ, मैथ के लिए कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे उस पर 100% ट्रस्ट है कि मैं इसी को करूंगा, इसके वजह से मेरा क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। इसलिए आप दो सब्जेक्ट को लेकर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। देखो मैं बता दूं आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन दोनों सब्जेक्ट में हर कोई 23 24 क्वेश्चन सोल्व करेगा प्रीलिम्स में। ठीक है। तुम लोगों की इंग्लिश बिल्कुल वीक होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो बच्चे बाहर पढ़े हैं वो 25 में से 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, टायर 1 में। टायर 2 में सॉल्व करेंगे 45 में से 43 44। मेरे खुद के 44 क्वेश्चन सही होते थे हर बार, 2 बार दिया है मैंने, 125 आए थे। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन, देखो आप कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो, आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश छोड़ दूंगा मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये बात आप सुन लो। ठीक है। जीके छोड़ दोगे हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग के भरोसे आप लोग चल रहे हो, उसके भरोसे अगर चलोगे तो फिर नहीं होगा क्वालिफाई। आपको जो वीक टॉपिक है जीके है, ठीक है, और इंग्लिश है, उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप मैथ रीजनिंग के अलावा आपको फोकस जीएस पे भी करना है। ठीक। और देखो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता है कि कई बच्चे कहते हैं सर ये वाला टॉपिक आपका एसएससी में नहीं आएगा, एमटीएस नहीं पूछेगा, सीएचएसएल नहीं पूछेगा, रेलवे नहीं पूछेगा, लेकिन बाकी के ऐसा कोई भी टीचर, ज्यादातर टीचर बोलकर जाते हैं कि ये वाला टॉपिक इससे रिलेट नहीं करता है, आप छोड़ दीजिए, ये बैंक वाला चैप्टर है तो इसको स्किप कर दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी आपको पढ़ाया है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक आपको ना तो रीजनिंग में ना मैथ में, और जीएस भी जब हम कंप्लीट पढ़ाते हैं तो जीएस में भी कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाता है। ठीक। बाकी का और क्वेश्चन करिए, शिवांश से दीदी करें आप लोग। देखो एक चीज मैं बताऊं, आप लोगों ने एसएससी टारगेट किया ना, उसका एक फायदा ये है कि उसका जो बेसिक सिलेबस है ना आपका, मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीके, वो सेम है उसके हर एक एग्जाम के लिए। चाहे आप सीएचएसएल दे लो, एमटीएस दे लो, या सीजीएल दे लो, या सिलेक्शन पोस्ट वाला दे दो, सबका एक ही सिलेबस है। और हर साल वैकेंसी आनी है, 15,000 के समथिंग तो आएंगी, सीजीएल सीएचएसएल में मिला हम लोगे। तो अगर आप एक बार अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, जीके अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, इंग्लिश के लिए अच्छे से कर लोगे, न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ा के, क्योंकि न्यूज़पेपर अब बेसिक नेसेसिटी है इंग्लिश के लिए। और क्योंकि मैं ये बात पहले कई आती बार थी ना, बोल चुका हूँ पहले जो इंग्लिश पेपर के आती लिए। थी वो आती थी बुक्स के बेसिस पे, कि आपने बुक पढ़ ली तो बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस आते थे। अब आज के टाइम पे आती है प्रैक्टिकल इंग्लिश,
जो हम जनरल कन्वर्सेशन में यूज करते हैं वो वाली इंग्लिश आती है, वो आपकी सही होगी न्यूज़पेपर से। ठीक है, या आप इंग्लिश का कोई भी आर्टिकल देख रहे हो या इंग्लिश के कोई वीडियोस देख रहे हो, उसमें जो कन्वर्सेशन में जो लैंग्वेज होती है वही आपको हेल्प करेगी एग्जाम पेपर में। क्योंकि क्वेश्चन कैसे होते हैं, जब एरर करेक्शन के लिए आता है क्वेश्चन कि कौन से उसमें सेंटेंस के पार्ट में एरर है, तो वो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? वो आइडेंटिफाई करते हो आप आपकी मेमोरी से, कि जब आपको आपको बहुत बार पढ़ा है, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है। फिर आप जब वो सेंटेंस पढ़ोगे तो आपके दिमाग खुद कहेगा इस पार्ट में मुझे सही नहीं लग रहा है, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए था। तो आप ऐसे करके आइडेंटिफाई करोगे प्रैक्टिकल इंग्लिश की जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इंग्लिश आपका सिलेक्शन करवा देगा। रैंक चाहे नहीं दिलवाए, रैंक और जीके के बेसिस पे आए, लेकिन इंग्लिश आपको सिलेक्शन दिला देगा। आपको इंग्लिश के लिए करना क्या है, न्यूज़पेपर तो उठाना ही है डेली। यहाँ पे फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं है ना, तो ऑनलाइन पढ़ो। ठीक है, मोबाइल पे देख लो, मोबाइल पे भी दिखता है न्यूज़पेपर, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, हिंदू दिखा लो या टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो या इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, कोई एक दो आर्टिकल पढ़ते रहो। उससे क्या आपकी प्रैक्टिकल जो इंग्लिश है ना वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। रिवीजन कैसे करें, सीधा सा मतलब है उनका। टाइम को मैनेज कैसे करना है ये बोल रहे हो और ना आप लोग? रिवीजन कैसे, मतलब याद कैसे रखा जाए। देखो, कितना सारा सिलेबस होता है ऐसा कि सीजीएल या रेलवे का, तो इसको ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे बच्चे, तो सिलेबस काफी ज्यादा हो जाता। तो उसको रिवीजन का एक तरीका बताइए जिससे कि बच्चों को ये पता चले कि हम इस तरीके से हमें ये चीजें हम भूल नहीं सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको। देखो, आप लोग एसएससी रेलवे सबको टारगेट कर रहे हैं, सिलेबस सेम ही है सबका। आपका मेन फोकस है कि मैं नया पढ़ लूँ, उसके साथ साथ रिवीजन कैसे कर लूँ। ठीक है, और जब तक एग्जाम आए तब तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए मेरा। देखो, एक तो होता है कि बेसिक स्टैंडर्ड सिलेबस को कंप्लीट करने का जो टाइम होता है, जो आपको 6 महीने 1 साल जितना भी लगेगा, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से लगेगा वो टाइम, कि बेसिक सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, बेसिक टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए जो सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद आता है रिवीजन का टाइम। रिवीजन के लिए ना एक स्टैंडर्ड होता है, जितने भी लोग कंपटीशन में जाते हैं ना, जो अच्छे से कर रहे हैं पढ़ाई, उनका एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है कि मैं रिवीजन कैसे करूंगा। वो टाइमलाइन होती है 3, 7 और 15, कि जब मैंने कोई फर्स्ट रीडिंग की है, उसके बाद मुझे सेकंड रीडिंग करनी है 3 दिन बाद, उसके बाद थर्ड रीडिंग करनी है 7 डेज बाद, और फोर्थ रीडिंग करनी है मुझे 15 दिन बाद। 15 दिन बाद उसके बाद फिर मैं चाहे 1 महीने 1.5 महीने बाद भी पढ़ूंगा ना, उस चीज को तो मुझे याद रहेगी। आपको 3 रिवीजन करने हैं कोई भी चीज पढ़ने के बाद, वो है 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और 15 दिन बाद। इससे कि आपकी फर्स्ट रीडिंग के बाद 3 रिवीजन और हो गए, तो वो चीज आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगी। और वैसे भी आपको सिर्फ रिकॉल करना है, क्वेश्चन आएगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सिर्फ इतना रिकॉल करना है कि इनमें से कौन सा सही है। आपको कुछ भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं लिखनी है कि आपको पूरी चीज मेमोराइज होनी चाहिए। तो जब आप 3-4 बार रिवीजन कर लोगे ना 3, 7, 15 के फॉर्मूले से, तो आपको वो चीज दिमाग में फिट हो जाएगी और वहां पे दिख जाएगा भैया ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जितने भी लोग कंपटीशन में अच्छे खासे कर रहे हैं उनको पता है ये रूल कि भैया 3 दिन में रिवीजन करना है सेम चीज का, फिर 7 दिन बाद करना है, फिर 15 दिन बाद करना है। ये बेसिक रूल है। ऐसा नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो वो नहीं होगा यार। ठीक है, और कोई नन्ही है, कुछ डाउट पूछिए। देखो यार मेरी तबीयत खराब है, मैं आया हूँ, आप लोग अपने डाउट पूछो। ठीक है, नितिन, एक काम करते हैं, मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। ठीक है, हाँ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ठीक लगेगा। ठीक है, हम दोनों एक ही गांव से हैं, ठीक है, ततारपुर से। तो हम लोगों ने 7th क्लास तक गांव के स्कूल में ही पढ़ा है। ठीक है, सरकारी स्कूल में। फिर उसके बाद हम पापा टीचर हैं मेरे, तो हम ग्वालियर शिफ्ट हो गए। 8th एंड 9th क्लास मैंने ग्वालियर में पढ़ा, सीबीएसई। ठीक है, फिर उसके बाद 11th 12th तो जो अपने जनरल स्कूल्स होते हैं ना, जिनमें पढ़ने नहीं जाना होता, उस टाइप के स्कूल में पढ़ा था। ठीक है, कि आईआईटी जेई का एग्जाम दूंगा, लेकिन उसमें तैयारी अच्छे से नहीं की, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं हुआ, रैंकिंग अच्छी नहीं आई। लेकिन ग्वालियर का एक कॉलेज था वो मिल गया, एमआईटीएस कॉलेज है। ठीक है, एमआईटीएस कॉलेज है ग्वालियर में एक, तो वहां से फिर बीई की मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में 2013 से 17 के बीच में। ठीक है, तो उसमें कैंपस प्लेसमेंट हो गया था 4-5 कंपनीज में, लेकिन बीच में लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं तैयारी, तो फिर पहले यूपीएससी के लिए ट्राई किया। ठीक है,
तो यूपीएससी के लिए भैया दिल्ली में रहता था, मेरा लॉयर है भैया, ठीक है, तो उसके साथ रह के यूपीएससी की तैयारी की। तो उसमें मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, दूसरे में मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिया। तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में तैयारी अच्छी नहीं हुई तो मेंस क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद सवाल किसी को लगता है, कोई भी अच्छा बैकग्राउंड भी हो, फैमिली सपोर्ट भी हो, तब भी लगता है कि यार एक जॉब पकड़ लेते हैं, ठीक है। कोई भी तैयारी अगर अपन जहाँ लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगेगा तो पहले एक जॉब पकड़ना सही रहता है। तो फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, तो एक होम मिनिस्ट्री में एग्ज़ाम था, तो होम मिनिस्ट्री में मैंने ज्वाइन कर लिया लेवल 7 पे ही, जितना जीएसटी इंस्पेक्टर वैसा ही लेवल 7 पे ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया, जो पोस्टिंग थी। तो फिर मैंने कहा कि यार सीजीएल का देते हैं, तो सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई की। तो 2023 वाले एग्जाम में ये सीजीएल जीएसटी इंस्पेक्टर लग गया। पुणे में भी मेरी पोस्टिंग है और अभी मैं जीएसटी में ऑडिट में देख रहा हूँ, ठीक है। और अभी क्या है ना, दिल्ली आना है अपना, बहुत दूर है पुणे, तो अभी दोबारा से दे रहे हैं पेपर। तो फिर मैंने कहा कि चलो आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा, आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आएंगी चीजें। बहुत बार क्या होता है ना, अपन को लगता है कि अपन छोटी जगह से कर रहे हैं तैयारी तो कुछ चीज छूट तो नहीं रही है, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लानी है कि हम छोटी जगह से तैयारी कर रहे हैं तो कोई चीज छूट जाएगी हमारी, या ग्वालियर जाने से ही होगा सिलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, जो ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, और अपना देखो भैया कि इसमें क्या चीजें कमी छूट रही है, उसमें ऑनलाइन खुद से सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कितना भी पढ़ा दें ये लोग, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, उसी से सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी, इनसे थोड़ी बहुत बात क्या। देखो यार, मैं जॉब जाता था, मेरी जॉब तो 24/7 वाली थी, पुलिस वाली जॉब थी वो, ठीक है। तो उसमें मुझे टाइम मिलता था 3-4 घंटे का, तो उसमें मैं उसको फुल यूटिलाइज करता था कि भैया 3-4 घंटे मिल रहा है तो मैं उसको पूरा पढ़ लूँ, ठीक है। अभी आप लोगों के पास तो सिर्फ तैयारी करनी है, तो आप तो जितना टाइम दे सको उतना टाइम दो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मुझे इतना घंटे बता दें कि भाई 5 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे कंप्लीट हुआ तो मैं अपनी किताबें छोड़ के भाई सो जाऊं। आप तो जितना पढ़ सको उतना पढ़ो यार, अभी तो टाइम है आपके पास। सीजीएल का प्लान कैसे बनाया ये बताइए बच्चों। सीजीएल का बताएं क्या आपको, हाँ, कि कैसे सीजीएल का प्लान मतलब कैसे आया माइंड में कि मुझे सीजीएल देना चाहिए, जिससे देखो यार, मेरा सीजीएल का तो सिर्फ एक ही फंक्शन था कि मुझे घर के पास जाना है। मेरा टारगेट था कि ये सो दिल्ली वगैरह कुछ मिल जाए तो भैया रहता है मेरा तो घर के पास में हो जाएगा, मेरा सिर्फ यही टारगेट था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह कुछ दूसरे अल्टरनेटिव मोटिव्स की वजह से देते हैं कि ठीक है कि अच्छी जॉब है या कुछ पैसा वैसा है, वो सब चीजें देख के करते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि भाई घर के पास पहुंच जाए। वो 1-2 क्वेश्चन का अंतर रह गया, तो ये दिल्ली तो मिला नहीं, तो जीएसटी इंस्पेक्टर तो फिर वो भी ठीक है, अच्छी जॉब है, क्या है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल जॉब है, अच्छा वर्क है, ठीक है, काम अच्छा है। आपको जीएसटी ऑडिट, मेरा तो जो काम है जीएसटी ऑडिट है। हम स्मॉल मीडियम और जो लार्ज कंपनी है उनकी ऑडिट करते हैं जीएसटी की, कि वो टैक्स सही से भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं तो उसमें कोई खामियां तो नहीं है, कम भर रहे हैं, कोई गुड्स है उसको गलत क्लासिफिकेशन करके कम टैक्स तो नहीं भर रहे हैं, ये सब हमारा काम है। फिर भी टाइम टेबल काफी सही है, मंडे टू फ्राइडे जॉब है, सैटरडे संडे पूरा ऑफ रहता है। तो मंडे टू फ्राइडे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं 2-3 घंटे, सैटरडे संडे पढ़ लेते हैं 5-6-7 घंटे, तो अभी चल रहा है यही, ठीक है। और क्या, जीएसटी टैक्स देखो, टैक्स लगता है हर महीने। मैं बताऊँ क्या रहता है, किसी भी दुकानदार ने ना कोई भी चीज सेल की है ना, पूरे महीने भर का वो बनाएगा अपना सेल रजिस्टर, उसको डालेगा। एक चीज होती है GSTR 1, उसमें वो अपनी पूरी सेल की जितना भी हुआ उसका सेल, वो उसमें डालेगा कि मेरे इतने परसेंटेज टैक्स पे इतना सेल किया मैंने, 5, 12, 18, 28, ठीक है। ये 4 टैक्स स्लेब्स हैं हमारे जीएसटी में, तो उनमें डालेगा कि भाई मेरा 5% पे इतना सेल हुआ, 12% पे इतना हुआ। GSTR 1 फाइल करने की डेट है 11, हर मंथ की जो नेक्स्ट 11 आएगी ना उसको वो GSTR 1 फाइल कर देगा, तो 20 तारीख तक उसको उसका टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो हर महीने उसका GSTR बन जाएगा और हर महीने उसका टैक्स पेमेंट होगा, ऐसा है सिस्टम। जैसे जीएसटी टैक्स भूल गया था, जितना भी 50,000 और 50,000 और अधिक हो, तो अगर उसमें वापस निकाल दिया तो दोबारा नहीं निकालेगा जीएसटी टैक्स। नहीं, वापस कैसे निकालेगा, वापस नहीं निकाल सकता हूँ। जैसे हमने बैंक में जमा किया, जैसे जीएसटी टैक्स एक बार लग गया इस महीने का, तो वो दोबारा पैसे अगर उसमें अधिक हो तो वो क्या उसमें कर सकते हैं क्या वो, और अगली बार? नहीं, ऐसा नहीं है सिस्टम। उसमें क्या है, देखो पैसा जो आप जमा करते हो टैक्स का, वो गया गवर्नमेंट के पास, उसको आप वापस नहीं ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपका कुछ नहीं है कि आपके खाते से कोई, उसमें नहीं, गवर्नमेंट की अलग लेजर होते हैं
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है। आप कोई चीज परचेस करोगे ना तो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है। मान लो मैं दुकानदार हूँ, मैं खुद से कोई चीज नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई पेन लिए, 10 पेन खरीदे, 10 पेन मेरे पास 100 रुपए के आए, उनपे 18% टैक्स लगा है, तो 100 रुपए उसकी कीमत मैंने चुका दी, 18% टैक्स के 18 रुपए मैंने और दे दिए, लेकिन जो 18 रुपए ना वो मेरे पास वापस आ जाएंगे क्रेडिट में, उससे मैं अपना टैक्स का पेमेंट कर दूंगा। जब मैं दोबारा बेचूंगा ना उसको, तो मान लो मैंने 105 की बेची उसको, पर उस पर 18% टैक्स भरा, ठीक है, तो जो पिछला मैंने जो टैक्स भरा था ना खरीदते टाइम, वो मेरे पास वापस आ जाएगा, उससे मैं टैक्स का पेमेंट कर सकता हूँ। ये सिस्टम रहता है। तो मेरे हिसाब से जीएसटी की इंटीग्रिटी में मत जाओ, अभी अपनी तैयारी की फोकस करके ही क्वेश्चंस पूछो अभी। पूछिए सर। जैसे हर एग्जाम को टारगेट करना चाहिए या कोई एक एग्जाम को टारगेट करना चाहिए? जैसे मान लो कोई जगह लिखी, कभी कोई जगह निकलती कभी कोई निकलती, तो मन ऐसा हो जाता है कि इसमें भी डाल दो उसमें भी डाल दो। कोई एक टारगेट करना चाहिए या फिर ज्यादातर सबसे एग्जाम देना चाहिए? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, किसी भी एस्पायरेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं कैसे भी करके कोई भी जॉब पकड़ूं, ठीक है। आपके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है, आप पूरे तरीके से अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं कोई सी भी जॉब पकड़ूं, ठीक है। अगर सिलेबस आपका अलाइन हो रहा है, मान लो आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पढ़ रहे हो, मान लो कहीं पे एमटीएस की जॉब आई, चलो ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मैं एमटीएस के लिए नहीं हूं, मैं बड़ी पोस्ट के लिए बनाऊं, या सीएचएसएल की पोस्ट आई, आपको लग रहा है मैं सीएचएसएल के लिए नहीं बनाऊं, मैं सीजीएल के लिए बनाऊं, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि मैं कोई भी जॉब पकड़ूं। सिलेबस सेम है, आपको लग रहा है कि अगर सिलेबस कोई अलग है, डिफरेंट है, और उसकी तैयारी करने में बहुत टाइम जाएगा, मान लो जैसे अभी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके है, इसके अलावा मान लो कोई एक्स्ट्रा कोई वैकेंसी निकली लेकिन उसमें अकाउंटिंग कुछ पूछ रहे हैं, या मान लो कोई अपन लैंग्वेज पेपर ले लेते हैं, संस्कृत वगैरह कुछ पूछ रहे हैं, आपको पता है इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और टाइम बहुत जाएगा। अगर इनपुट आउटपुट रेशियो सही नहीं है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम जाएगा मेरा, तो मत करो उसकी तैयारी। अगर सिलेबस सेम है, मान लो रेलवे का पेपर आया है, एएलपी का है, किसी का भी आया है, सिलेबस सेम है, तो पेपर दो, क्योंकि पता नहीं है कब तुम्हारा लक काम कर जाए। एक बार जब तुम कोई भी जॉब पकड़ लोगे ना, तो तुम्हें एक सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाएगी, इंडिपेंडेंस तो हो जाओगे तुम फैमिली से, कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा भैया तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, क्या चल रहा है। फिर तुम किसी बड़े एग्जाम को आराम से टारगेट कर सकते हो कितना भी टाइम लेके। एक बार अगर तुम्हारे पास कोई सी भी जॉब आ गई, तो फिर तुम आगे के लिए बिल्कुल तरीके से इंडिपेंडेंट हो, अपने तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं कोई भी जॉब पकड़ूं, कहीं पे भी पकड़ूं, पूरे ऑल इंडिया में कहीं पे भी मिल जाए मुझे जॉब, मैं जॉब लूंगा। उसके बाद आता है भैया कि अपनी प्रेफरेंस की बेसिस पे, यार मेरी जॉब तो मिल गई अब, लेकिन मुझे चाहिए अपने थोड़ी बड़ी पोस्ट चाहिए, मुझे लेवल 2 की जॉब मिल गई मुझे, मान लो एएलपी, अब मुझे चाहिए लेवल 7 की पोस्ट, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ, तब मैं सीजीएल के लिए फोकस कर लूंगा कि ठीक है अब मैं और बड़ी पोस्ट के लिए कर रहा हूँ। फिर जब आपको सीजीएल और जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गई लेकिन चेन्नई में मिल गई, फिर उसके बाद आप प्रेफरेंस दोगे कि भैया मुझे दिल्ली चाहिए, इसलिए दोबारा तैयारी करके एएसओ दिल्ली लूंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी आपकी कि जॉब लूं मैं, सेकंड रहेगी कि मैं अच्छी जॉब लूं, और थर्ड रहेगी कि मैं अपने घर के पास जॉब लूं। ये हमेशा जो भी तैयारी करता है बच्चा, उसकी यही प्रेफरेंस रहती है, क्योंकि आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना है, नहीं तो घर वाले आपको प्रेशराइज करके या तो शादी कर देंगे या घर पे रह जाओगे। इसलिए पहला टारगेट बनाओ कि कोई भी जॉब पकड़ो और इंडिपेंडेंट रहो, किसी की नहीं सुननी फिर, ठीक है। और पूछो पूछो। देखो यार, क्वेश्चंस नहीं लाओगे ना तो चीजें समझ में नहीं आएंगी तुम्हें। जो भी क्वेश्चंस है तुम्हारे, कोई भी छोटा सा छोटा क्वेश्चन है ना, जब हम लोग भी उधर बैठते थे तो हमारे भी क्वेश्चन रहते थे, तो जैसे टीचर से पूछते हैं ना, हाँ। वैसे ही आप इनसे पूछिए, क्या दिक्कत है? ठीक है। पूछो रात का। देखो यार, सीबीआई की पोस्ट तो इसमें आती है, ठीक है, सीजीएल में सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, सब इंस्पेक्टर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी आती है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, ठीक है, आईबी में भी आती है, एसीआईओ की पोस्ट अभी आई हुई है 3-4 हजार। आईबी के आपने पूछा था उससे। आईबी की आई हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, वो भर सकते हो, फील्ड जॉब है, ठीक है। अपना सीबीआई इसमें आता ही है, सीजीएल में सीपीओ वाली पोस्ट भर सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो में बेसिकली बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि बच्चों का सिलेक्शन हो सके, उसमें इम्पोर्टेंट क्या रहता है?
देखो यार उसमें ना सिलेबस तो उसमें होती है। सिलेबस सेम रहता है, लेकिन उसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। तो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, ऐसे राइटिंग वगैरह स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इंग्लिश सही करनी पड़ेगी, तभी आप कोई ढंग का एग्जाम क्लैरिफाई और क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और आप रह जाओगे पीछे। कोई भी बच्चा कहीं पे भी तैयारी कर रहा है वो अपनी इंग्लिश को अच्छे कर रहा है। अगर आप इंग्लिश को नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा क्वालिफाई। एग्जाम देते हैं टाइम मैनेज नहीं हो पाता। एग्जाम क्वेश्चन पेपर जब अपन सॉल्व कर रहे हैं, देखो उसके लिए पहली बेसिक चीज होती है कि हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना वो टाइम बाउंड मैनर में दें, ठीक है। बहुत बार हम क्या है ना क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, 100 क्वेश्चन उठाते हैं, वो चल रहा है 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, ठीक है। जब अपन उसको टाइम फ्रेम में देंगे कि भाई 1 घंटे में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अब टायर 1 तो 1 घंटे का ये 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आप मॉक टेस्ट उसी हिसाब से दो कि भैया ये रियल एग्जाम है और मुझे जितना ज्यादा कर सकूं मैं उतना इसमें करना है, ठीक है। तो फिर आपका टाइम मैनेज होने लगेगा, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना कम आपको टाइम वहां पे एग्जाम पेपर में लगेगा, और वहां पे प्रेशराइज भी नहीं होगे। बहुत बार क्या है ना, बीच में पेपर चलता है, 20-30 मिनट निकल गए और क्वेश्चन हुए सॉल्व 20-25 टोटल मिला के, तब दिमाग खराब होता है कि भैया क्या हो रहा है, अब तो निकल गए, हो गया खत्म पेपर, ठीक है। उस टाइम पे अपना माइंड को काम रखना है, थोड़ा बहुत लंबी सांस लेनी है 2-4, फिर दोबारा से आराम से करना है पेपर, क्योंकि हर किसी के साथ होता है वो चीज, हमारे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। वहां पे जो अपने माइंड को काम करके रख गया ना वो निकल जाता है, कि सारा गेम है कॉन्फिडेंस का और कामनेस का। शांति से देना है पेपर, पहले प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। कि कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लो प्रैक्टिस के टाइम पे आपको ये चीज समझ में आती है कि मुझे ये क्वेश्चन बनने में टाइम लगता है। मान लो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट वीक है, मुझे पता है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं क्वेश्चन सॉल्व करने गया तो मेरे 3-4 मिनट गए, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रिक्स नहीं आती, मैं बेसिक तरीके से करता हूँ पूरा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो मुझे टाइम जाएगा। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा पेपर में, तो मुझे पता है ये मेरा टाइम खाएगा और दिमाग खराब करेगा, मैं उसको छोड़ूंगा, अगर आखिरी में टाइम बचेगा तो मैं उठा लूंगा। उसको छोड़ा, स्किप किया, आगे बढ़ गए। चाहे आपको लगातार 10 क्वेश्चन भी स्किप करने पड़े ना, आपको टाइम लग रहा है कि जिसमें टाइम जाएगा, और 10 क्वेश्चन स्किप करने पड़े तो स्किप करो। ये सब प्रिपेयरनेस होगी आपकी मॉक टेस्ट से। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब आपको ये चीज आएगी, क्योंकि वहां पे पेपर में छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्वेश्चन लगेगा यार मैं कर लूंगा, 2-4 मिनट लगेंगे कर लूंगा मैं, लेकिन वहां पे गेम है इसी चीज का कि भैया मैं छोड़ूंगा अभी इसको, टाइम मिलेगा तो कर लूंगा मैं। ये चीजें आपको आएंगी मॉक टेस्ट से, तो मॉक टेस्ट अच्छे से देना है। पूछो, अरे पूछे। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन रखो तो वो आता नहीं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब इसको कंप्लीट करके यहाँ भी तो देखो वो चीजें ना फंसाने वाली चीजें होती हैं, वही चीजें आपको छोड़नी है। आप करते हो, आपको लगता है कि यार 2-3 मिनट मैंने खराब कर दी इसमें, अब इसको करके ही जाऊंगा मैं आगे, तो फिर वो 5-6 मिनट और खराब करेगा, उतने टाइम में आप 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ऐसा भी करता है कि मतलब वो क्वेश्चन नहीं हो पाता, तो जब उसको बार बार तो एक बार ना बार हो ही जाएगा। हो जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा तो है नहीं क्वेश्चन, वो हो जाएगा, लेकिन वो टाइम ज्यादा लेगा आपका, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि आगे जाके बहुत सिंपल क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएंगे। आपने इसमें 5-6 मिनट खराब कर दिए, आगे 10-10 मिनट 10-10 सेकंड वाले क्वेश्चन है जो आप 6-7 क्वेश्चन कर सकते हो उतने टाइम में। तो इसीलिए चीजें दिमाग में ना, दिमाग वहां पे काम नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई इसको कर, ये तेरे से हो जाएगा, लेकिन उसको स्किप करना है, ठीक है। जैसे कभी लोग प्राइवेट एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब पूरा अटेंड करके आए ज्यादा आएगा, और वही अगर अपन कम अटेंड करते हैं तो अपना बेहतर हो जाता है, ज्यादा करके। देखो यार, एक तो चीजें हैं, एक्यूरेसी वाली चीज है एक, ठीक है। अब मान लो आपकी एक्यूरेसी 100% है, किसी की नहीं होती वो, क्योंकि सिली मिस्टेक हर कोई करता है। आपको लग रहा है कि जैसे मान लो कट ऑफ अभी 156 के समथिंग जा रहा था सीजीएल का, टायर 1 का, तो उसके लिए आपको कितना 75-78 ऐसे करके क्वेश्चन करने हैं। अब आप 100% एक्यूरेसी का 75-78 क्वेश्चन करना मुश्किल है, तो बंदे क्या करते हैं कि ठीक है मैं 90 अटेम्प्ट करूंगा, मेरी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कम हो गई तो भी मेरे नंबर उतने पहुंच जाएंगे। अगर आप पूरी 100% एक्यूरेसी को टारगेट करोगे तो दिक्कत आएगी। आपको लग गया कि मेरे तो 75 क्वेश्चन कर लिए, तो मेरे 100% सही है, 150 नंबर आ जाएंगे, मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर 1-2 सिली मिस्टेक होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको टारगेट करना है कि भैया मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लूँ,
एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, नहीं कि भैया चल रहा है बस हो रहा है, पेपर क्वेश्चन कटता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस को करना है, कोशिश करनी है कि जो सिंपल क्वेश्चन है उनको मतलब सिली मिस्टेक किए बिना जल्दी से जल्दी कर लें, और जो कठिन क्वेश्चन उनके लिए थोड़ा बहुत टाइम बचा के, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे देखो। लेकिन फिर भी ट्राई करना है कि भैया हम 90% पेपर तो करें, क्योंकि उससे नीचे कोई नहीं कर रहा है, जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो कर रहा है। ठीक है, तो आप नहीं चाहते हो कि भैया पीछे रह जाओ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है क्या आप लोगों को? तो पेपर अटेंड करने की एक चीज बताता हूँ मैं, क्या करते हैं लोग, जो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं अटेम्प्ट। सबसे पहले उठाते हैं वो बेसिक चीजें कि जीके, पहला पेपर आया उनके पास, सबसे पहले जीके का सेक्शन उठाएंगे। वो क्यों उठाएंगे? कि उनको पता है कि इसमें मुझे आता है या नहीं आता है। 5 मिनट में जीके खत्म करेंगे, 5-7 मिनट में। उसके बाद आएंगे इंग्लिश पे। इंग्लिश अच्छी है इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इंग्लिश अच्छी कर लो। इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, ये मेरा आंसर सही है, सही है, सही है। 10 मिनट में इंग्लिश खत्म कर देंगे। टोटल 20 मिनट में उनका जीके और इंग्लिश खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद उनके पास बचे 40 मिनट मैथ और रीजनिंग के लिए। फिर उनको पता है कि भैया मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है या मेरा मैथ अच्छा है। एक बार रीजनिंग को उठाया उनने कि मेरा रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग के जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो उनको पता है कि 1 मिनट से कम में हो रहा है मेरा क्वेश्चन, उसको उठाएंगे सिर्फ वो। उनको उठाया फर्स्ट टायर में, वो क्वेश्चन उठाए, निपटाए। फिर मैथ में गए, जो 1 मिनट से कम में हो रहा है वो क्वेश्चन उठाए, वो निपटाए। फिर उसके बाद जब वो सेकंड इटरेशन पे आएंगे कि दोबारा से मैं देखूं कौन से क्वेश्चन मुझसे बन सकते हैं, टाइम लेंगे ज्यादा लेकिन बन सकते हैं, उसमें भी वो जीके के पास दोबारा जाएंगे। क्योंकि हमारी क्या ना, एक माइंड की एक मेमोरी होती है, मसल मेमोरी। हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो बहुत बार क्या है ना, अपन ने 1 आध साल पहले चीज कोई पढ़ी है, अपने दिमाग में है। जैसे अपन जीके क्वेश्चन देखते हैं ना, तो अपन को लगता है यार पढ़ा तो है कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, होता है ना, देखा देखा सा लगता है क्वेश्चन, कि आंसर देखा देखा सा लग रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, जब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो फिर 15-20 मिनट बाद जब और क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे ना दोबारा, तब तक माइंड उसको प्रोसेस करता रहता है पीछे बैक एंड में, कि भैया इसका आंसर क्या है, क्या है, क्या है। फिर जब दोबारा आओगे ना, तो आपको लगेगा कि आंसर हो सकता है। वो आपकी गट फीलिंग होती है, उसको बोलते हैं गट फीलिंग। ज्यादातर ऐसा होता है, आपको लगता है कि यार पहली बार दिमाग बोलता है कि आंसर ये हो सकता है, वो सही होता है। वो कैसे होता है, वो आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है, तो दिमाग आंसर निकालता है कि भैया ये आपने पढ़ा था और ये आंसर हो सकता है, उसको लगा दो। लेकिन ये प्रैक्टिस पहले इसमें मॉक टेस्ट में कर लेनी चाहिए। एक पता चला वहां पे गट फीलिंग आ रही, सब लगा के आ गए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में ये सब चेक कर लो कि भैया गट फीलिंग सही आ रही है या नहीं, ऐसी कुछ भी तुक्का लगा के आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट दो अच्छे से, और वहां पे सब चीजें ट्राई कर लो कि पहले जीके करना है, फिर इंग्लिश करना है, फिर मैथ रीजनिंग करना है, फिर उसके बाद दोबारा से जाना है पूरे पे। क्योंकि जीके और इंग्लिश है ना, ये बिल्कुल ना, जो बोलते हैं ना, जो नीचे ही जो अपने फल लगे हुए हैं वो वाले पार्ट्स हैं, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई नहीं छोड़ रहा है उन चीजों को। इन हाँ वही, ठीक है, इन चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आपको ट्राई यही करना है कि सबसे पहले जीके इंग्लिश करो, फिर मैथ रीजनिंग में जो बन रहा है वो करो, फिर दोबारा से पूरा पेपर घुमाओ, फिर जो जो बन रहा है फिर वो करो। ऐसा तो है नहीं कि 100% कट ऑफ जा रहा है, कट ऑफ तो उतना ही जा रहा है ना, 75%, 150 के आसपास। तो ऐसा भी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो तो नहीं बनेंगे, किसी से भी नहीं बनेंगे। अगर मान लो पेपर कठिन आ रहा है, सिलेक्शन पोस्ट का थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही रहा है ना अपन को फीडबैक से, कि भाई पेपर कठिन आ रहा है, तो उसी हिसाब से करनी तैयारी हुई। 130 जाएगा कट ऑफ, 140 तो नहीं जा रहा है, 130 जा रहा है। कठिन क्वेश्चन आएंगे तो फिर कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि नया पैटर्न क्या आ रहा है। अभी तो क्वेश्चन पेपर भी रिलीज नहीं हुए, तो उसी हिसाब से करना है। अभी क्वेश्चन पेपर रिलीज हो जाएंगे तो आपकी तैयारी उसी पे फोकस होनी चाहिए, कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, वो टॉपिक के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं तो इनको पकड़ो, भैया हमें सॉल्व करवाओ ये क्वेश्चन, ये रहना चाहिए आपका फोकस। और बताओ। वो इसलिए करता है यार क्योंकि हम टिकटॉक बहुत चलाते हैं, रील बहुत चलाते हैं। ठीक है, अब रील 15 सेकंड की है, तो हमारा ना जो बहुत कम हो गया है यार। ठीक है, फोकस कम हो गया है, इस वजह से होता है वो। भाई लगता है बहुत बार ऐसा लगता है ना कि हम जीके पढ़ रहे हैं, तो 10 मिनट पढ़ा, एक पेज निपटाया, अरे नहीं यार मैथ पढ़ लेते हैं वो बढ़िया लगेगा, तो मैथ उठाया, 15 मिनट उसको पढ़ा, नहीं रीजनिंग पढ़ लेते हैं, तो बाद में रील चलाने लगते हैं टिक टिक टिक। ऐसा होता है। उसके लिए ना आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा यार। ठीक है, बैठो आराम से, सिंगल फोकस के साथ पढ़ो, तभी होगा, नहीं तो वो चीजें सारी छूट जाएंगी, रायता सा फैलेगा वो। कहानियां पढ़ के
नहीं यार, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ना। टीचर ग्वालियर में है ना, वो बाला पर, तो उनके पास पहले हम 2-3 महीने पढ़े थे, तो उससे बात की तो बोले कई बार ऐसा करो कि पानी तो इंडस्ट्री है नहीं तो देखो यार, मैं बताऊं ना, फोकस तो अपना इतना कम हो गया कि अपन मूवी भी नहीं देख पाते एक बार में पूरी। अब अपन कोई मूवी चलाते 15 मिनट देख, बोर हो रहा है, मैं बाद में देख लूंगा आधी। इतना कम हो गया। अब जैसे अब कहानी की बोले, कहानी तो कोई नहीं पढ़ेगा, 10-15 मिनट पढ़ के बस छोड़ दो यार, बोरिंग है। अब इतना बड़ा नोवेल ले लो कोई सा भी, अब गोदान ले लो, कुछ भी ले लो, तो अब नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, मैं माइंड को ना थोड़ा बहुत टेंशन देना पड़ेगा कि भाई तू बैठ और आराम से पढ़। जब आप 1-1, 2-2 घंटे की सेटिंग बना लो, 50-10 का रूल बना लो, या फिर 50 मिनट पढ़ लिया, 40-20 का रूल बना लो कि 40 मिनट पढ़ लिया, 20 मिनट रेस्ट दे दिया माइंड को। रेस्ट में ये नहीं कि स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर वो 40 मिनट, अगले 40 मिनट में वही चीजें घूमेंगी दिमाग में। 40 मिनट पढ़ा तो 20 मिनट का रेस्ट ऐसा है कि भैया शांत करो दिमाग को, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, अच्छे से गाने सुन लो, या फिर ठीक है। अगर आप वो है ना कि 20 मिनट के रेस्ट में मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो अगले 40 मिनट में वो स्क्रॉल ही होगा दिमाग में। ठीक है, वो चीज करना पड़ेगा, माइंड को थोड़ा बहुत तो यार स्ट्रेस देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो यूजफुल रहता है, नहीं तो तैयारी हो नहीं पाएगी। और कुछ नन्ही दीदी पूछिए आप। देखो एक चीज और बताता हूँ मैं, तुम लोग ना भी छोटे टाउन में हो, भांडर, बहुत बार आपको लगता है ना फोमो जो बोलते हैं अपन को, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार हमको चीज छूट तो नहीं रही है, ग्वालियर वाले कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं, या दिल्ली वाले कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर वाले। ठीक है, मैं तो कभी नहीं गया मुखर्जी नगर, मैंने देखा भी नहीं है। ठीक है, ये कोई बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है ना, वहां पे तैयारी नहीं होती है, वहां पे चलती है कुछ ही फालतू की बातें। ठीक है, चाय वाली बातें, कि चाय की टपरी पे बैठ के बातें चल रही है। ठीक है, आपको तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं, लेकिन उसके लिए आपको ना सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होगी। ठीक है, अगर कोई मान लो जॉब के साथ तैयारी कर रहा है 2-3 घंटे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन होना चाहिए, तभी कर पाएगा वो बंदा। उसको पता है कि भैया अगर मैं नहीं करूंगा ना तो मेरी जिंदगी खराब हो रही है। अगर मान लो मैं अगर गलत जगह पे हूँ कहीं पे पोस्टेड, तो मुझे पता है कि अगर मैंने पेपर क्वालिफाई नहीं किया तो मैं जिंदगी भर के लिए यहीं पे फंस जाऊंगा। जब आपको वो होती है ना कि बड़बड़ाहट होती है कि यार नहीं निकलना है कैसे भी करके, तब होती है सही तैयारी। अगर आप लोगों को है कि भाई ठीक है मुझे यहाँ से निकलना है, अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपको अगर जब मन में ऐसा है ना भैया मुझे कुछ भी करके निकलना है, ठीक है, कोई जॉब लेनी है, नहीं तो मैं यहीं फंस जाऊंगा, गाँव में शादी हो जाएगी, यही पूरी जिंदगी निकालोगे। ठीक है, जब तक वो चीज नहीं आएगी मुझे यहाँ से निकलना है, अच्छी अपने लिए अच्छी जिंदगी चाहिए, तब तक पढ़ाई नहीं होगी। और जब वो चीज आ जाएगी ना, तो आप खुद से सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है कि यार मुझे पढ़ना ही है, और कोई काम है नहीं, पापा मम्मी भेज रखे वांडे तो पढ़ो। ठीक है, तो उसके लिए जितना ये पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा खुद से पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी। जो पढ़ा रहे हैं उसको 2-3 बार रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, अच्छे से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, तो जाके चीजें ठीक होगी। ठीक है, ऐसे में फिर नेक्स्ट पोस्ट वगैरह देखो क्या होता है ना, पहले तो अपना टायर 1 टायर 2 हो जाता है, उसके बाद ना रैंक लिस्ट आती है। टायर 1 टायर 2 हो जाता है ना, जब अपना टायर 1 टायर 2 हो जाएगा, उसके बाद वो मांगेंगे प्रेफरेंस कि कौन सी जॉब चाहिए आपको, तो सब अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भर देंगे कि मुझे एएसओ चाहिए, एमईए, एएसओ सीएसएस चाहिए, जीएसटी चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, तो जितनी भी पोस्ट है सारी भर देते हैं लोग प्रेफरेंस के हिसाब से। फिर एसएससी ना अलोकेशन करता है रैंक के बेसिस पे, प्रेफरेंस के बेसिस पे। ठीक है, फिर वो अलोकेशन लिस्ट निकाल देता है कि ठीक है आपको ये मिला है, आपको ये मिला है, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड फिर ज्वाइनिंग लेटर्स आ जाते हैं, ये प्रोसेस रहता है। प्रेफरेंस देते हैं, तो वो उसी के हिसाब से अपनी पोस्ट देते हैं या फिर मतलब वो अपने हिसाब से देखो वो अपने हिसाब से नहीं देंगे, वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से देंगे, लेकिन वो आपकी रैंक को दिमाग में रख के देंगे। मान लो आपकी रैंक ज्यादा है, 2000 रैंक है, और 2000 रैंक में दिल्ली की सारी पोस्ट भर गई हैं, फिर आपके बाद उसके बाद आपकी प्रेफरेंस है जीएसटी इंस्पेक्टर, और 2000 पे जीएसटी इंस्पेक्टर सारी भर गई हैं, सिर्फ चेन्नई की खाली, तो आपको चेन्नई दे देंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर चेन्नई, ऐसा देते हैं वो। ठीक है, अगर आपकी रैंक अच्छी है और वो वहां पे जॉब खाली है, जब तक आपकी रैंक का नंबर, रैंक 1 की जो प्रेफरेंस उसको मिल जाएगी, रैंक 2 की मिल जाएगी, इसीलिए अगर एक कोई वैरिएबल और 1-2 ही भरी है, और अगर उसको नहीं मिल रही उसकी रैंक की बेसिस पे, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है।
कंप्लीट है ना डाउट? पूछना है कुछ? नहीं तो फिर मन में रह जाए कि सर हमने पूछ नहीं पाया था। पूछिए। देखो अगर अभी कुछ डाउट नहीं आ रहे हैं ना, और कुछ डाउट आए तो आप नरेश सर को बताना, तो अपन देखते हैं एक आध दो हफ्ते बाद अगर ऑनलाइन सेशन रख लेंगे कोई, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अभी तो मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है, तो मैंने कहा चलो लेकिन मिल लेते हैं सब लोगों से। इनको भी कमिटमेंट कर दिया था मैंने कि नहीं आएंगे, तो उसके बाद तबीयत खराब हुई, तो फिर ठीक है चलते हैं। पूछ लो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, बेसिक कोई डाउट हो और कोई है, ठीक है। डाउट नहीं आते हैं इन लोगों को? किसी को डाउट नहीं आता है क्लास में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूछो पूछो जो भी है। क्या तो हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए डाउट नहीं आता, या या फिर इनको कुछ भी समझ में नहीं आता? इंग्लिश को कैसे टारगेट करें? इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करें, अच्छे से कैसे करें, वही है ना। देखो एक तो ये लोग पढ़ा रहे हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है अभी क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जो इंग्लिश नहीं पढ़ाई है। इंग्लिश नहीं पढ़ाई ना, तो जो भी पढ़ाएंगे ना उस पर पहले फोकस करो, उसके साथ साथ कोई न्यूज़पेपर उठा लो, ठीक है। न्यूज़पेपर उठाने का एक फायदा ये रहता है कि जो भी न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है ना, वो डेली कन्वर्सेशन वाली लैंग्वेज होती है। कोई भी न्यूज़पेपर उठाओगे तो पहले आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने का, समझ में नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि नए मीनिंग्स रहते हैं उसमें, नई नई चीजें रहती हैं, नए नए सेंटेंसेस रहते हैं। लेकिन जब उसको पढ़ने लगोगे ना, एक दो हफ्ते एक दो महीने पढ़ोगे ना, तो चीजें समझ आएंगी। सेम जो आपके जो वोकैब आप अलग से पढ़ते हो ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम का सेम जो आपका वो है ना टॉपिक, सेम सेंटेंस सेम वर्ड बार बार रिपीट होगा, तो आपके दिमाग में वो चीज खट हो जाएगी, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। न्यूज़पेपर आप 2-4 महीने पढ़ोगे ना, तो आपकी अंदर में ना दिमाग में वो चीजें इंग्लिश में ही बात होगी फिर आप खुद से। तो मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियसली सपने इंग्लिश में आते हैं जब आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ोगे 2-4 महीने, ठीक है। दिमाग में वो इंग्लिश से ही बातें होती हैं, आपको पता चलता है कि सेंटेंस की सही फॉर्मेटिंग क्या है। अब जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन कोई सेंटेंस लेता हूँ कि आई इज गोइंग टू भांडर, ठीक है, अभी आपको यार पता है कि बेसिक चीज यार ये तो गलत बोल रहा है, ठीक है, हमें बोला आई एम गोइंग टू भांडर, तो आपको दिमाग बोलेगा नहीं ये सही है, ये सही है शायद, ठीक है। ऐसे ही जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो ना, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, वो आपके दिमाग में फिट होते हैं। जब उसी टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ना पेपर में आते हैं ना, तो आपका दिमाग बताता है नहीं इसकी फॉर्मेटिंग जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ी तो ऐसे होती थी, अभी जो ऐसे फॉर्मेटिंग कर रहा है ये गलत है, तो आप वहां पे एरर आइडेंटिफाई कर लोगे तुरंत। न्यूज़पेपर का एक फायदा ये रहता है। दूसरा फायदा रहता है कि आपकी वोकैब डेवलप होती है, सेम जो सेंटेंस वर्ड है ना वो रिपीट होते हैं। न्यूज़पेपर में आज कोई न्यूज आई है इंडिया चाइना के बीच में, क्लैशेस हुए कोई भी, 1-2 महीने बाद दोबारा से वही न्यूज आएगी, तो जो सिमिलर सेंटेंस है ना डिप्लोमेसी वाले, वो बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो चीज बच जाएगी, इसका मतलब ये है कि वो चीजें बिना रटे याद हो जाती हैं। न्यूज़पेपर आपको उठाना ही है कैसे भी करके, अगर नहीं उठाओगे ना तो फिर आप बहुत ज्यादा लैग करने वाले हो, ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा इनको जीएस के बारे में और बताइए। देखो यार जीएस का क्या है ना, जीएस बहुत ज्यादा ना डायनेमिक हो चुका है, हर एक एग्जाम में ना अलग टाइप का जीएस आने लगा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पेपर में जीएस की डिमांड क्या है। मान लो एसएससी में अलग प्रकार का जीएस आ रहा है, रेलवे में अलग आ रहा है, किसी में करंट अफेयर्स बहुत कम आ रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है, तो जब वो पेपर नजदीक आने लगे ना उस हिसाब से जीएस की तैयारी करो। पहले तो एक आपका बेसिक स्टैंडर्ड है कि 4 टॉपिक अपने होते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी जियोग्राफी हिस्ट्री, इनको जब आप तैयारी करते हो ना, तो आपके जीएस कोई भी पेपर हो जीएस का, उसके कम से कम 60-70% क्वेश्चन तो आते हैं, जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन होते हैं ना 60% सॉल्व हो जाएंगे इनसे। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 आपके इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 100% में बता रहा हूँ आपको। अगर आपने स्टैटिक वाले पॉलिटी इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी और हिस्ट्री कर लिया तो उसमें क्या आता है, पॉलिटी में आता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, प्रियम्बल रट लो पूरा तरीके से कि उसमें क्या वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आता है ना प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स हैं कौन से नहीं है, फ्रेटर्निटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको बताया था भाग 1 से लेकर भाग 5 तक आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, वहां से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब आजकल अपन ने देखा है पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना तो आर्टिकल पूछ रहे हैं वो कि ठीक है कि 324 किसका है, इलेक्शन कमीशन का है किसका है, ठीक है, ऐसे करके पूछ लेते हैं वो, ठीक है, 73 क्या है, ये सब चीजें पूछते हैं वो। ये बेसिक चीजें हैं कि भैया कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है क्या है, तो उसका कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें आपको समझ में आएगी क्या पूछ रहा है वो आएगा प्रीवियस ईयर पेपर से,
उसी के बेसिस आपको तैयारी करनी है। लेकिन एक स्टैंडर्ड तैयारी जो आपको बेसिक तैयार करना है वो है आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री। इसको अच्छे से रट लेना है, रटना जरूरी है। लोग बोलते हैं कि रटने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जीके को तो रटना ही है, क्योंकि वहां पे चीजें नहीं तो क्लैश होंगी, समझ में नहीं आएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैंने ये पढ़ा था, आर्टिकल क्लैश होंगे भैया, 25 क्या है, 24 क्या है, रिलीजियस वाला कौन सा है। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं ना वहाँ पे, हाँ मिक्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि करंट अफेयर्स के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? देखो यार, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स आपका होगा। ठीक है, और उसके अलावा अपन, मैं जो बोल रहा हूँ ना प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें करंट अफेयर्स का टाइप पता चल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्स क्या होते हैं, वो करंट अफेयर्स के फॉर्म में पूछते हैं स्कीम्स, कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है, तो फिर आप उसको फोकस कर लोगे भैया इसमें करंट अफेयर्स के नाम पे सिर्फ स्कीम्स पूछ रहे हैं, तो मैं स्कीम्स पे फोकस करके पढ़ाई करूंगा। बाकी न्यूज़पेपर से आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है ना? और कोई डाउट? कंप्लीट करें? चलिए इसमें ठीक, थैंक यू। चलो ठीक है, इतना समझ ऑल द लीजिए। बेस्ट। ठीक है, कोई डाउट हो ना तो आप नरेश सर से बोलना, वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, फिर अपन एक आध सेशन रख लेंगे ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। बंद कर दो।